झांग जियानन से लगभग आधे घंटे तक बातचीत करने के बाद दोनों ने कॉल समाप्त कर दी। चरण ने फोन रख दिया, बस अपना पैर उठाया और जाने से पहले फोन फिर से बज उठा। चरण ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाईं, ये सोचकर कि झांग जियानन कुछ भूल गया है, और फिर से फोन किया। उसने फिर से फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से येरेन डेली केमिकल फैक्ट्री की निदेशक किन यू की आवाज़ आई। अध्यक्ष किन एक बॉस हैं जो गुआंग शहर की जीमी कॉस्मेटिक्स कंपनी से होने का दावा करती हैं। उनका नाम ही फेंग शी है। वह आपसे मिलना चाहती हैं और आपसे अच्छी बातचीत करना चाहती हैं। फोन पर किन यू ने चरण को आगंतुक का उद्देश्य संक्षेप में बताया। किन यू की बात सुनकर चरण भी थोड़ा हैरान हुआ। गुआंग शहर की इस सुश्री ही फेंग शी ने वास्तव में सीधे तौर पर कहा था कि वह आते ही उनके येरेन डेली केमिकल को खरीदना चाहती हैं। चरण ने कुछ देर सोचा और किन यू से कहा, पहले आप उनका मनोरंजन करें, मैं तुरंत फैक्ट्री जाऊंगा। ठीक है अध्यक्ष किन। फोन रखने के बाद चरण लू हुई को येरेन डेली केमिकल फैक्ट्री ले गया। वहां पहुंचकर चरण सीधे स्वागत कक्ष में आया। उस समय स्वागत कक्ष में किन यू और सहायक शियाओ हुआन के अलावा 3 और लोग थे जिन्हें चरण नहीं जानता था। 40 साल की एक महिला सोफे पर बैठी थी, उसके पीछे एक पुरुष और एक महिला खड़े थे, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। चरण को अंदर आते देख हे फेंग शी ने अपनी नजरें उठाकर चरण की ओर देखा। जब उसने चरण को साफ देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए। ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि येरेन डेली केमिकल का बॉस इतना युवा होगा। अध्यक्ष किन, आप यहाँ हैं। मैं आपका परिचय कराती हूँ। मैं गुआंग शहर में जीमी कॉस्मेटिक्स कंपनी के अध्यक्ष हे फेंग शी हूँ। अध्यक्ष हे, मैं अध्यक्ष चरण हूँ, हमारी येरेन डेली केमिकल कंपनी के प्रमुख। किन यू उठी और चरण और हे फेंग शी का परिचय कराया। हे फेंग शी सोफे पर बैठी, अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाए और घमंड से पेश आई। चरण को अपनी ओर आते देख उसका उठकर चरण का अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं था। उसके अहंकार और अशिष्ट व्यवहार से चरण थोड़ा नाखुश और निराश हुआ। चूंकि ऐसा ही था, चरण ने उससे हाथ नहीं मिलाया और न ही उसका अभिवादन किया। वह बस हे फेंग शी के सामने सोफे पर बैठ गया। ये पहली बार था जब हे फेंग शी को इस तरह नज़रअंदाज किया गया था। पहले गुआंग शहर में दूसरे लोग उसे खुश करने के लिए उत्सुक रहते थे और उसका स्वागत करने की पहल करते थे। चारण की हरकतों ने उसे भी गहरी आंखों से चारण को देखने पर मजबूर कर दिया। सोफे पर बैठते ही चारण ने सीधे पूछा, गुआंग शहर से आए अध्यक्ष है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हमारे येरेन डेली केमिकल से आपका क्या लेना देना है। हे फेंग शी ने अपनी नाराजगी दबाई और बिना किसी और बात के उसने सीधे कहा, मैं येरेन डेली केमिकल खरीदना चाहती हूँ। आपको ही फैसला लेना चाहिए, है ना। कोई कीमत बताए, क्या वह इतनी उदार है। चारण की आंखें हल्की सी चमकी और उसने हे फेंग शी को गौर से देखा। ऐसा कहने के लिए शायद इस अध्यक्ष हे के पास कुछ संपत्तियां हैं। बस उसके बोलने और काम करने का अंदाज वाकई परेशान करने वाला है। मेरा येरेन डेली केमिकल बेचने का कोई इरादा नहीं है, चारण ने शांति और सहजता से कहा। 10 लाख। हे फेंग शी ने सीधे एक कीमत पेश की, मैं इसे खरीदने के लिए 10 लाख की पेशकश करूंगी, कैसा रहेगा। आप इसे बेचेंगे या नहीं। हे फेंग शी की बातें सुनकर चरण गुस्से से लगभग हंस पड़ा। इस औरत की नज़र में क्या येरेन डेली केमिकल की कीमत सिर्फ 10 लाख है। माफ करना, बिक्री के लिए नहीं। 2 लाख का क्या। हे फेंग शी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने असंतोष से चरण को देखा, ये सोचकर कि वह मौके पर ही कीमत बढ़ा रहा है। सच में नहीं बिक रहा। चरण ने उसकी तरफ सिर हिलाया और कहा, हमारा येरेन डेली केमिकल बहुत अच्छा विकास कर रहा है। हमारा इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है। अध्यक्ष है, आप गलत जगह आ गए हैं। हे फेंग शी ने चुपके से दांत पीस लिए और भद्दे चेहरे से कहा, मैं सिर्फ 3 लाख तक की ही पेशकश कर सकता हूँ। आप इसे बेचेंगे या नहीं। बिक्री के लिए नहीं। चरण के शब्दों ने कोई चालबाजी की गुंजाइश नहीं छोड़ी और उसने सीधे मना कर दिया। उसके येरेन डेली केमिकल में पैसा कमाने की अद्भुत क्षमता है और इसे चरण ने खुद बनाया है। वह इसे 3 लाख की इतनी कम कीमत पर बेचने की इतनी मूर्खता क्यों करेगा। क्या वह पागल है या बेवकूफ़। तुम्हें कितना चाहिए। हे फेंग शी ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसने चरण को ठंडी निगाहों से देखा, उसे लगा कि उसके सामने खड़ा युवक थोड़ा लालची है। क्या तुम सच में इसे खरीदना चाहती हो। उसकी जिद देखकर चरण ने पुष्टि करने के लिए पूछा। हाँ, अपनी मांगी हुई कीमत बताओ। हे फेंग शी बहुत खुश हुई, ये सोचकर कि चरण उसकी उदारता से प्रभावित हुआ है। अच्छा, तो 100 मिलियन। चरण हल्के से कहा, मुझे 100 मिलियन दो और मैं दोनों हाथों से येरेन डेली केमिकल फैक्ट्री की पेशकश करूंगा। तुम। हे फेंगक्सी ने महसूस किया कि चरण उसके साथ चाल चल रहा है और तुरंत सोफे से गुस्से से उठ खड़ा हुआ। उसने गुस्से से चरण को देखा और ठंडी आवाज में कहा, इससे अनजान मत रहो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मैं अब तुमसे अच्छी तरह से बात कर रही हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। ओह,
तुम असभ्य कैसे हो गए? चरण सोफे पर पीछे झुक गया, अपने पैरों को पार कर लिया और उदासीन देखा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। हे फेंगक्सी ने गुस्से से चरण को देखा और दो अधीनस्थों से कहा, चलो चलें। हाँ, राष्ट्रपति है। हे फेंगक्सी उनके जाने के बाद किन यू ने चरण से उसकी राय पूछी। राष्ट्रपति किन, मैंने लोगों से इस जीमी कॉस्मेटिक्स कंपनी की जांच करने को कहा था। ये ब्रांड गुआंग शहर में एक प्रथम श्रेणी का त्वचा देखभाल और सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड माना जाता है, जिसका बाजार मूल्य करोड़ों में है। हमने राष्ट्रपति ही को नाराज कर दिया है और हो सकता है कि वह आसानी से हार न माने। कोई बात नहीं। चरण ने अपने उठे हुए पैर नीचे कर लिए और सफ़ेद दांत दिखाते हुए कहा, ये रेंडेली केमिकल के उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी है और हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से नहीं डरते। अगर उन्होंने कोई साजिश और चालबाजी करने और कोई धूर्त चाल चलने की हिम्मत की तो उनका अंत और भी दुखद होगा। हुआंगान काउंटी उनका गृह क्षेत्र है। ये बाहरी लोग, हे फेंगशी, तभी नुकसान उठाएंगे जब वे उनके साथ चालबाजी करना चाहेंगे। वर्तमान चरण के नाम पर सिर्फ ये रेंडेली केमिकल ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ है। उनके पास व्यापार जगत के इन तूफानों का सामना करने की ताकत और क्षमता है। ठीक है, मैं समझ गया, राष्ट्रपति किन। चारण की बातें सुनकर किन यू को लगा जैसे उसने कोई राहत की गोली खा ली हो और उसका दिल पूरी तरह से शांत हो गया। हे फेंगशी गुस्से में अपनी सहायक और सचिव को ये रेंडेली केमिकल फैक्ट्री से बाहर ले गई। फैक्ट्री के गेट पर खड़ी हे फेंगशी ने दांत पीसते हुए ये रेंडेली केमिकल के बगल वाली फैक्ट्री की ओर इशारा किया और सचिव झांग से कहा, सचिव झांग, जाकर पता करो कि क्या ये रेंडेली केमिकल के पास कोई खाली फैक्ट्री है और उसे मेरे लिए किराए पर ले लो। मैं उनके बगल में जीमी कॉस्मेटिक्स की एक शाखा फैक्ट्री स्थापित करना चाहती हूँ। ये रेंडेली केमिकल की ख्याति गुआंग शहर तक फैल गई है। हे फेंगशी ने पहले भी ये रेंडेली केमिकल के उत्पादों को आजमाया था और उन्हें बहुत अच्छा लगा था। वह ये भी मानती है कि ये रेंडेली केमिकल बहुत आशाजनक है, इसलिए वह अधिग्रहण के बारे में ये रेंडेली केमिकल के प्रमुख से बात करने आई थी। उसे इस बात पर गुस्सा और नाराजगी थी कि चरण जिद्दी था और उसके साथ छल करने की भी हिम्मत कर रहा था। हे फेंगशी ऐसा गुस्सा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? बेशक, वह चरण को सबक सिखाने के लिए कदम उठाएगी। अपनी जीमी कॉस्मेटिक्स कंपनी की ताकत से वे निश्चित रूप से ये रेंडेली केमिकल को सख्ती से दबा पाएंगे। सचिव झांग ने यह सुनकर जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है अध्यक्ष, मैं तुरंत कर दूंगा। हे फेंगशी ने अपने निर्देश पूरे करने के बाद जाने की तैयारी की। जब वह मुड़ी तो अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक काली कार पर पड़ी। काली बॉडी साधारण और संयमित थी और आकार सुंदर, सुरुचिपूर्ण और अनोखा लग रहा था। हे फेंगशी को पहली नज़र में ही वह पसंद आ गई और वह भी ऐसी ही कार चाहती थी। वह कार के लोगों को देखे बिना नहीं रह सकी और सहायक से पूछा, ये किस ब्रांड की कार है? लगता है मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। सहायक लिटिल हुआंग ने कुछ सेकंड तक ध्यान से इसे देखने के बाद हे फेंगशी से कहा, ये जियांग शहर में तियानशिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा निर्मित तियानशिंग S1 जैसी दिखती है। तियानशिंग ऑटोमोबाइल अपने विज्ञापन बजट के मामले में बहुत उदार थी, इसलिए लिटिल हुआंग, जो गुआंग शहर में बहुत दूर थी, ने भी इस नए रिलीज हुए कार मॉडल को पहचान लिया। हे फेंगशी ने यह सुनकर थोड़ा सिर हिलाया और कहा, यहाँ घूमने के लिए मेरे लिए भी इनमें से एक कार खरीद दो। वह ये रेंडेली केमिकल से असहमत थी और हुआंगान काउंटी से जल्द ही बाहर जाने की योजना नहीं बना रही थी, इसलिए उसे यहाँ आने जाने के लिए एक कार की ज़रूरत थी। उसे यह कार मॉडल बहुत पसंद आया। हे फेंगशी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे कार खरीदते समय कीमत पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, महाप्रबंधक है। सहायक लिटिल हुआंग ने जल्दी से सिर हिलाया। चलो, पहले रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। ये जगह वाकई गरीब और पिछड़ी है। हे फेंगशी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। वह बचपन से ही बड़े शहरों में रही थी और एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से हुआंगान काउंटी जैसे छोटे ज़िलों को तुच्छ समझती थी। अगर उसे ये रेंडेली केमिकल में सच्ची दिलचस्पी न होती तो वह इतनी छोटी जगह पर नहीं आती। ... जब चरण घर लौटा तो उसने देखा कि मेहमान आए हुए हैं। सू मिंग्युआन आ चुका था और प्रिया मुख्य हॉल में उसका स्वागत कर रही थी। उसे देखते ही चरण के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। छोटे चाचा, आप यहाँ कब से हैं? वह कमरे में आया और मुस्कुराते हुए पूछा। मैं यहाँ कुछ समय से हूँ। इस बार मैं आपको और तियान तियान को याद दिलाने आया हूँ कि कुछ दिनों में होने वाली मेरी शादी में आना न भूलें। सू मिंग्युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। आज 6 मई है ना? मुझे याद है, चरण ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अभी लगभग एक हफ्ता बाकी है। सू मिंग्युआन ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। चिंता मत करो छोटे चाचा, हम जरूर जल्दी जाएंगे। चरण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें शादी की तैयारियों में मेरी मदद की ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ लगभग तैयार है। सू मिंग्युआन ने जल्दी से हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तियान तियान की गर्भावस्था काफ़ी मुश्किल है, इसलिए तुम दोनों को शादी के दिन आना ही होगा।
ठीक है, मैं छोटे चाचा की बात मानूंगा। चरण ने झट से सिर हिलाया। इस बारे में बात करने के बाद सू मिंगयुआन ने चरण से सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री के बारे में बात की। चरण, हमारे जीआई सैनिटरी नैपकिन के उत्पादों का पहला बैच पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और उन्हें बाजार में उपयोगकर्ताओं से सर्वसम्मति से प्रशंसा मिली है। विभिन्न काउंटियों के डिपार्टमेंटल स्टोर्स और आपूर्ति एवं विपणन सहकारी समितियों में बिक्री काफ़ी अच्छी है। जीआई सैनिटरी नैपकिन्स वर्तमान में मुख्य रूप से टॉयलेट पेपर, फेशियल टिश्यू, बच्चों के डायपर और सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन करता है। उन्होंने पहले बैच में बहुत ज़्यादा उत्पादन करने की हिम्मत नहीं की, बस थोड़ी मात्रा में। सू मिंगयुआन खुद ट्रक चलाकर आसपास के काउंटियों के डिपार्टमेंटल स्टोर्स, आपूर्ति एवं विपणन सहकारी समितियों और किराने की दुकानों में साझेदारी के लिए बातचीत करने गए और कुछ सौदे हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन जल्द ही इन उत्पादों को बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। उन साझेदारों ने और सामान मंगवाने के लिए सक्रिय रूप से उनसे संपर्क किया। सू मिंगयुआन को ऑर्डर मिले और उसके बाद ही उन्होंने उत्पादन बढ़ाया। जब चरण ने उनकी बातें सुनी तो वह भी सू परिवार के लिए खुश हुआ। ये जानना जरूरी है कि अगर सैनिटरी उत्पाद उद्योग बड़ा और मजबूत होता तो वह भी काफ़ी पैसा कमा सकता था। चरण उन लोगों की मदद करने में कभी कंजूसी नहीं करता था जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। सू मिंगयुआन इस बार चरण के लिए कुछ नमूने लेकर आया। चरण और प्रिया के रोजमर्रा के काम के लिए एक बड़ा भरा हुआ बैग जिसमें ज़्यादा टॉयलेट पेपर और फेशियल टिश्यू थे। उपयोग, डायपर और सैनिटरी नैपकिन की फिलहाल ज़रूरत नहीं थी, इसलिए सू मिंगयुआन केवल उत्पाद की गुणवत्ता की जांच के लिए चरण के लिए नमूने लेकर आए। चरण ने उन्हें देखा और महसूस किया कि गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। आखिरकार सभी में उत्कृष्ट कच्चे माल का इस्तेमाल किया गया था। आप जो भुगतान करते हैं वही आपको मिलता है। ये थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन इस युग में उत्पाद शायद ही कभी कम होते हैं, इसलिए उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी थी। ये वस्तुएं वर्तमान में संपन्न स्तर से ऊपर के संपन्न परिवारों के बाजार को लक्षित कर रही थीं। हर काउंटी में धनी परिवारों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अभी भी एक बहुत बड़ा बाजार था। बहुत अच्छा, जब तक उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी है, जीआई सैनिटरी नैपकिन जल्दी ही लोकप्रिय हो जाएगा। चरण ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर सू मिंगयुआन को एक सुझाव दिया। बेशक, हम जीआई टॉयलेट पेपर, जीआई डायपर और जीआई सैनिटरी नैपकिन को जनता के बीच जल्दी से मशहूर करने के लिए विज्ञापन पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। सू मिंगयुआन को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने चरण के शब्द सुने। चरण, क्या इस प्रकार के उत्पादों का भी विज्ञापन किया जा सकता है? उनकी राय में टॉयलेट पेपर सिर्फ टॉयलेट पेपर था और डायपर और सैनिटरी नैपकिन ऐसी चीजें थीं जिन पर खुलकर चर्चा नहीं की जा सकती थी। छोटे चाचा, आपकी सोच इतनी पुरानी नहीं हो सकती। ये तो रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं, जाहिर है इनका विज्ञापन तो किया ही जा सकता है। चरण के चेहरे पर काली लकीरें उभर आईं। सैनिटरी नैपकिन का आना महिलाओं के लिए वरदान था और डायपर शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए भी वरदान थे और माता पिता को भी आज़ादी देते थे। ये कितने अच्छे उत्पाद थे। प्रचार बढ़ाना और देश भर के लोगों को इसके बारे में आमतौर पर जागरूक करना ज़रूरी था। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। सू मिंगयुआन ने सिर खुजलाया और जल्दी से सिर हिला दिया। ऐसा क्यों है? आप मेरा इंतज़ार करें, मैं विज्ञापन योजना में आपकी मदद करूंगा। चरण ने सीधे कहा, जब मैं इसे पूरा कर लूँ तो आप इस पर योजना के अनुसार काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं इंतज़ार करता हूँ। सू मिंगयुआन थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ। उसे लगा कि चरण ने जीआई सैनिटरी नैपकिन्स पर बहुत सोच विचार किया है। उसने उन्हें सीधे तौर पर एक मुनाफे वाला व्यवसाय सौंप दिया था। कुछ देर छोटे से आंगन में रुकने के बाद सू मिंगयुआन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। चरण और प्रिया ने उसे दरवाजे पर विदा किया और उसे जाते हुए देखा। छोटे चाचा की शादी है, उन्हें शादी का क्या तोहफा दें? दोनों साथ साथ वापस लौटते हुए प्रिया ने चरण से पूछा। चलो उन्हें एक तियानशिंग ऐसे एक देते हैं। चूंकि हम छोटे चाचा को एक दे रहे हैं, इसलिए हम पक्षपात नहीं कर सकते। चरण ने एक बड़ी सफ़ेद मुस्कान दिखाई और मुस्कुराते हुए कहा, तो तीनों चाचाओं के लिए एक एक अच्छा रहेगा। प्रिया मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया, तुम बहुत विचारशील हो। हालांकि चूंकि यह सू मिंगयुआन की शादी थी, चरण ने एक पल सोचा। मुख्य हॉल में लौटने के बाद उसने बाई युकी को फ़ोन किया। बाई युकी काफ़ी समय से चरण से संपर्क नहीं कर पाई थी, इसलिए अब उसका फ़ोन पाकर वह बहुत खुश हुई। केनडागे, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? जब से बाई युकी ने चरण की सलाह मानी थी, तब से वह त्वचा की देखभाल के उत्पादों के लिए कच्चे माल के फूलों की खेती में विशेषज्ञता हासिल कर चुकी थी। खैर, चरण अपनी सारी उपज ले लेता था, इसलिए बाई युकी को बस फूलों को अच्छी तरह से उगाने की ज़रूरत थी और वह पैसे इकट्ठा करने के लिए इंतज़ार कर सकती थी, जिससे फूल उत्पादकों की समृद्धि हो। वह चरण के प्रति बहुत आभारी और आदरभाव रखती थी। चरण ने फूलों की नर्सरी की हालिया स्थिति के बारे में पूछा। ये जानने के बाद कि सब कुछ ठीक है, उसने बाई युकी से कहा, मुझे ताज़े फूलों की एक खेप चाहिए, खासकर लाल गुलाब, ट्यूलिप, बेबीज ब्रीथ वगैरह।
कृपया उन्हें 5 मई को इस स्थान पर भेजें। चरण भाई यूकी को सू परिवार का पता बताया। ये ताज़े फूल स्वाभाविक रूप से विवाह स्थल को सजाने के लिए थे। सू मिंगयुआन के जूनियर होने के नाते यह उनकी ईमानदारी दिखाने का भी एक तरीका था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गारंटी देता हूं कि ये समय पर पहुंच जाएंगे, भाई यूकी ने तुरंत जवाब दिया। कुछ पल उससे बात करने के बाद चरण ने फ़ोन रख दिया। अगली सुबह चरण टाइपराइटर के सामने बैठकर जीआई सैनिटरी नैपकिन्स के लिए एक विज्ञापन योजना लिख रहा था। प्रिया उसके बगल में बैठी अपने कपड़ों के डिज़ाइन के मसौदे को संशोधित कर रही थी। चूंकि दंपति व्यस्त थे, अचानक दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। चरण और प्रिया ने ऊपर देखा और 2 पुराने सहपाठियों को आते देखा। वे झाओ कियान और ताओ युन थे। ये देखकर कि वे 2 पुराने सहपाठी थे, चरण और प्रिया दोनों ने अपना काम छोड़ दिया और उनका अभिवादन करने के लिए उठ खड़े हुए। झाओ कियान और ताओ युन अक्सर प्रिया से मिलने आते थे, इसलिए वे सभी बहुत अच्छे से मिलते थे। चरण ने उनके लिए चाय बनाई और जब वे बैठ गए और कुछ देर तक बातें की तो ताओ युन के चेहरे पर शर्म का एक संकेत दिखाई दिया और उसने प्रिया और चरण से कहा, तियान तियान, चरण, कुछ है जिसके बारे में मैं सोच रही थी और मुझे अभी भी लगता है कि आपको बताना बेहतर होगा। झाओ कियान उसे इतना शर्मीला देखकर अपना मुंह ढकने और हंसी रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। प्रिया और चरण इस दृश्य को देखकर और भी उत्सुक हो गए। क्या बात है जियो यूं, हमें बताओ। प्रिया ने गंभीरता से सुनने की मुद्रा बना ली। वह, मैं कुछ दिनों में शादी कर रही हूँ। ताओ यूं, जब चरण और प्रिया की शादी हुई थी तो उसे इसके बारे में पता नहीं था और उस समय उनके पास संपर्क जानकारी भी नहीं थी, इसलिए वह उनकी शादी में शामिल नहीं हुई और न ही कोई तोहफा भेजा। अब जब उसने चरण और प्रिया को इसके बारे में बताया तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अब वे करीब थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए प्रिया को शादी जैसी बड़ी घटना के बारे में न बताना ठीक नहीं होगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये सुनते ही प्रिया की आंखें चमक उठीं। तुम लड़की, तुम्हारे होंठ वाकई सीलबंद हैं। तुम हमें तभी बताओगी जब तुम्हारी शादी होने वाली होगी। ये सही है, जियाओयू बहुत नखरेबाज है। तियान तियान, तुम्हें पता नहीं मुझे कितना डर था कि वह नखरेबाज होती रहेगी और एक बूढ़ी नौकरानी बनकर रह जाएगी। झाओ कियान ने बगल से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इस बार जियाओयू और उसके माता पिता दोनों दूल्हे से खासे खुश हैं। ओह, उसकी और दूल्हे की मुलाकात कैसे हुई? क्या यह एक ब्लाइंड डेट थी? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। यह एक ब्लाइंड डेट थी। ताओ युन ने शर्माते हुए सिर हिलाया। ताओ युन को अपने परिवार द्वारा पहले की गई ब्लाइंड डेट से कोई खास लगाव नहीं था। बस इस बार उसे लगा कि दूल्हा उसके हिसाब का है और वह एक जिम्मेदार इंसान भी लग रहा था, इसलिए वह शादी के लिए राजी हो गई। लगता है जियाओ युन बहुत संतुष्ट है। दूल्हा कहाँ से है? शादी की तारीख कब तय हुई है? प्रिया ने फिर पूछा। वह यहाँ के काउंटी टाउन से है और शादी की तारीख 6 मई तय हुई है। ताओ युन के ये कहते ही प्रिया और चरण एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। दोनों की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ये वास्तव में इतना संयोग नहीं हो सकता है ना? 6 मई, क्या उसी दिन सू मिंगयुआन की शादी नहीं हो रही थी? जियाओ युन, आपके मंगेतर का नाम क्या है? प्रिया ने अजीब भाव से पूछा। उसका नाम सू मिंगयुआन है, ताओ युन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उसके गालों पर एक लाली दिखाई दी। चरण और प्रिया दोनों आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। वास्तव में ऐसा संयोग था। जियाओ युन, तो मुझे अब से आपको छोटे चाचा की पत्नी कहना होगा। प्रिया ने हंसने की इच्छा को दबा दिया और ताओ युन को आंख मारी। चरण की आंखों में भी मुस्कान दिखाई दी। ताओ युन का चरित्र अच्छा था, वह एक बहुत अच्छी लड़की थी और सू मिंगयुआन भी एक ऐसा व्यक्ति था जो वफादारी और धार्मिकता को महत्व देता था। उन दोनों का जीवन निश्चित रूप से एक साथ अच्छा होगा। ताओ युन और झाओ कियान दोनों ने ये सुनकर उलझन भरे भाव दिखाए। तियान तियान, इसका क्या मतलब है? प्रिया मुस्कुराई और चरण की ओर देखा, उसे बोलने दिया। चरण ने अपनी पत्नी की निगाहें पकड़ लीं और मुस्कुराते हुए ताओ युन से कहा, सू मिंगयुआन मेरे छोटे चाचा हैं, इसलिए सहपाठी ताओ युन, एक बार जब तुम मेरे छोटे चाचा से शादी कर लोगी तो तुम मेरे छोटे चाचा की पत्नी बन जाओगी। ताओ युन और झाओ कियान दोनों एक साथ चिल्लाए। दोनों में से किसी ने भी ऐसे संयोग की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ये देखकर कि चरण मजाक नहीं कर रहा था, ताओ युन के गाल और भी लाल हो गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह जिससे शादी करने जा रही है वह चरण का छोटा चाचा है। सौभाग्य से उसने बहुत पहले ही चरण को छोड़ दिया था और उसके लिए अपनी भावनाओं को सक्रिय रूप से त्याग दिया था। अन्यथा वह वास्तव में नहीं जानती थी कि आगे चरण और सू मिंगयुआन का सामना कैसे करना है। इसलिए अब जब वह जानती थी कि सू मिंगयुआन चरण का चाचा है, ताओ युन अपेक्षाकृत सहज महसूस कर रही थी। मुझे सच में ऐसे संयोग की उम्मीद नहीं थी, उसने धीरे से कहा। उसका चेहरा लाल हो गया। हा, मैं हंसी से मरी जा रही हूँ। जियाओ युन, तुम बड़ी होने वाली हो। तियान तियान और चरण से एक पीढ़ी ऊपर। झाओ कियान ने अपनी जांघ थपथपाए और बगल से जोर से हंसी।
उसकी जीवंत और दिल खोलकर हंसी ने सभी को प्रभावित किया और वे सब हंसे बिना नहीं रह सके। दोपहर के समय चरण और प्रिया ने ताओ यू और झाओ कियान को छोटे से आंगन में दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। ताओ यू जल्द ही सू मिंग्युआन से शादी करने वाली थी और उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। दोपहर के भोजन के बाद ताओ यून और झाओ कियान ने अलविदा कहा और साथ साथ चले गए। चरण और प्रिया ने उन्हें आंगन के द्वार पर विदा किया। उन्हें जाते देख प्रिया खुद को रोक नहीं पाए और बोली, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी पति कि ताओ यून आपके छोटे चाचा से शादी करेगी। हाँ, भाग्य के बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। चरण भी हंसा। उसने अपने पिछले जीवन में सू मिंग्युआन के दुखद अंत को बदल दिया था। इस जीवन में सू मिंग्युआन और ताओ यून निश्चित रूप से एक साथ खुशी से रहेंगे। दोनों घर लौट आए। चरण ने प्रिया को बेडरूम में झपकी लेने के लिए कहा। वह खुद विज्ञापन प्रस्ताव को परिष्कृत करता रहा। ये कहना जरूरी था कि टाइपराइटर के साथ कार्यकुशलता में सुधार हुआ था और चरण की टाइपिंग की गति भी तेज होती जा रही थी। टाइपराइटर के उपयोग में महारत हासिल करने के बाद वह अब लगातार लगभग 4,000,5,000 अक्षर प्रति घंटे टाइप कर सकता था। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि उसने पेशेवर प्रशिक्षण नहीं लिया था। उसने सुना था कि कुछ स्टेनोग्राफर प्रति घंटे 6,000,9,000 अक्षर तक पहुंच सकते हैं। इसे बहुत प्रभावशाली कहा जा सकता है। विज्ञापन प्रस्ताव समाप्त करने के बाद चरण ने लू हुई को व्यक्तिगत रूप से सू परिवार के पास जाकर उसे सू मिंग्युआन तक पहुंचाने की व्यवस्था की। फिर उसने खुद तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल के दूसरे कार मॉडल के लिए डिज़ाइन ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू किया। एक उभरते हुए ब्रांड के रूप में तियानिक्सिंग ऑटोमोबाइल वर्तमान में बाजार में फल फूल रहा था। चरण ने ग्राहकों के लिए चुनने के लिए कई और कार मॉडल जोड़ने की योजना बनाई। अगले 2 दिनों तक चरण घर पर ब्लूप्रिंट बनाते रहे, प्रिया के साथ रहे और व्यक्तिगत रूप से अपनी पत्नी के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाते रहे। उस दिन दोपहर के भोजन के ठीक बाद मुख्य हॉल में टेलीफोन की घंटी बजी। ये लीकुन मशीनरी फैक्ट्री के निदेशक का फोन था। चरण, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारे हुआंगान काउंटी में तुम्हारी दिल्ली केमिकल फैक्ट्री के ठीक सामने जीमी कॉस्मेटिक्स नाम की एक नई फैक्ट्री खुली है। वे हमारी मशीनरी फैक्ट्री से कॉस्मेटिक उत्पादन मशीनरी और उपकरणों का एक बैच खरीदना चाहते हैं। क्या तुम्हें इसकी जानकारी है? ये तुम्हारे व्यवसाय को टक्कर देगा छोटे भाई। क्या मुझे उन्हें मना कर देना चाहिए? उन्हें मशीनें नहीं बेचनी चाहिए। लीकुन ने चरण को स्थिति समझाई और उसकी राय पूछी। चरण उसकी बातें सुनकर थोड़ा स्तब्ध हुआ, फिर तुरंत समझ गया। ये कुछ ऐसा था जो उस महिला हे फेंगशी ने तय किया था। वह येरेन दिल्ली केमिकल फैक्ट्री के पास एक कॉस्मेटिक्स ब्रांच फैक्ट्री खोलने की योजना बना रही थी ताकि चरण से सीधे मुकाबला कर सके। चरण को बात का कारण समझ आ गया और वह हंसे बिना नहीं रह सका। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं। अगर वे मशीनरी और उपकरण खरीदना चाहते हैं तो उन्हें बेच दो। पैसे क्यों नहीं कमाते? उसके लहजे की सहजता लीकुन को थोड़ा उलझन में डाल गई। चरण, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि वे तुम्हारा व्यवसाय छीन लेंगे? लीकुन की बातें सुनकर चरण हंसे बिना नहीं रह सका। उसे डर कैसे हो सकता है? जीमी कॉस्मेटिक्स की उत्पत्ति चाहे जो भी हो, चरण के पास त्वचा की देखभाल और कॉस्मेटिक उत्पादों के अनगिनत गुप्त फॉर्मूले थे जो उनकी पहुंच से बाहर थे। अगर हे फेंगशी हुआंगान काउंटी में कॉस्मेटिक्स का कारखाना खोलना चाहती थी तो उसे खोलने दो। चिंता मत करो भाईली, अगर वे कोई मशीन खरीदना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा की तरह बेच दो। मेरे नियंत्रण में है। चरण ने मुस्कुराते हुए लीकुन से कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। लीकुन ने सहमति में सिर हिलाया। चरण ने दीवार पर लगे कैलेंडर पर नजर डाली और लीकुन से कहा, खेती के व्यस्त मौसम में अभी 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय है। इस दौरान आइए हम अपनी मशीनरी फैक्ट्री में और कृषि मशीनरी का उत्पादन करें। मैं किसी से आपको डिजाइन के ब्लूप्रिंट भेजवा दूंगा। ठीक है, लीकुन तुरंत मान गया। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों ने अपनी कॉल समाप्त कर दी। जैसे ही चरण ने फोन रखा, फोन फिर से बज उठा। इस बार येरेन दिल्ली केमिकल फैक्ट्री की फैक्ट्री निदेशक किन यू का फोन था। जब चरण ने उसकी आवाज़ सुनी तो शायद उसे अंदाज़ा हो गया होगा कि किन यू उसे क्या बताना चाहती थी। और हाँ, किन यू ने फ़ोन पर चरण को बताया कि येरेन दिल्ली केमिकल फैक्ट्री के ठीक सामने एक नई कॉस्मेटिक फैक्ट्री खुली है जिसका नाम जीमेई कॉस्मेटिक्स कंपनी लिमिटेड है। प्रेसिडेंट किन, यह ज़रूर ही फेंगशी ने रची होगी। लगता है वह हमारे खिलाफ जाकर हमारा बाजार छीनने की कोशिश कर रही है। किन यू के स्वर में थोड़ा गुस्सा था। हालांकि चरण शांत और संयमित था। उसने किन यू से कहा, उनकी परवाह मत करो, उन्हें व्यस्त रहने दो। हमारा येरेन दिल्ली केमिकल अपनी मौजूदा उत्पादन गति बनाए रखेगा और उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। हाँ प्रेसिडेंट किन, मैं समझ गया। किन यू ने देखा कि चरण बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी और उसका मन शांत हो गया। दरअसल बाजार में मौजूद ज्यादातर उत्पाद येरेन दिल्ली केमिकल के उत्पादों जितने असरदार नहीं थे।
ग्राहक मूर्ख नहीं थे, समान कीमत के उत्पादों के लिए वे स्वाभाविक रूप से बेहतर परिणाम वाले उत्पाद ही खरीदते। हालांकि जिमी डेली केमिकल के छोटे छोटे कदमों ने चारण के मन में सतर्कता की भावना भी जगाए। फिलहाल येरेन डेली केमिकल ने मध्यम से उच्च श्रेणी के बाजार पर कब्जा कर रखा है, जबकि निम्न से मध्यम श्रेणी का बाजार अभी भी अपेक्षाकृत खाली है। शायद येरेन डेली केमिकल को इस अवसर का लाभ उठाकर निम्न से मध्यम वर्ग के बाजार पर भी कब्जा करना चाहिए। किन्यू के साथ बातचीत समाप्त करने के बाद चारण ने इस मुद्दे पर विचार करना शुरू कर दिया। उसने यूजियान बुक स्टोर में त्वचा देखभाल उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधनों और दैनिक रासायनिक उत्पादों के लिए कुछ किफ़ायती फॉर्मूले खोजने की योजना बनाई। इस दुनिया में लोग और उत्पाद दोनों ही लंबे समय से अलग अलग वर्गों में बंटे हुए थे। उदाहरण के लिए, महंगे सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा देखभाल उत्पाद केवल अमीर लोग ही खरीद सकते थे। लेकिन इस दुनिया में आम लोग ज्यादा थे। हालांकि आम लोग उत्पादों पर दसियों, सैकड़ों या हजारों युआन खर्च करने से हिचकिचाते थे, फिर भी अगर कुछ सेंट या कुछ युआन वाले उत्पाद कुछ खास असर दिखा सकते थे तो लोग उन्हें खरीदते। उदाहरण के लिए, क्लैम ऑयल, वैनिशिंग क्रीम, ग्लिसरीन शहद और स्नैक ऑयल मरहम जैसे उत्पाद। ग्रामीण इलाकों की कई महिलाएं इन्हें खरीदने को तैयार थीं। ये भी एक बड़ा उपभोक्ता समूह था। ये सोचकर चरण टाइपराइटर पर बैठ गया और टाइप करना शुरू कर दिया। यूजियान बुक स्टोर से दर्जनों कम कीमत वाले त्वचा देखभाल और सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों के फॉर्मूले चुनने लगा। टाइपराइटर से ये हाथ से लिखने से कहीं ज्यादा आसान था। इसके अलावा चरण को बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता था, वह बस उन्हें कॉपी कर लेता था, जिससे काम अपेक्षाकृत आसान हो जाता था। 2 घंटे बाद उसने कम अंत वाले उत्पाद फार्मूलों का एक मोटा ढेर इकट्ठा कर लिया था। जल्दी से सफाई करने के बाद चरण ने प्रिया का अभिवादन किया और किन्यू को फार्मूलों देने के लिए येरेन डेली केमिकल फैक्ट्री जाने की तैयारी की। लू हुई उसे गाड़ी चलाकर ले गई और वे कुछ ही समय में येरेन डेली केमिकल फैक्ट्री पहुंच गए। कार से बाहर निकलकर चरण ने तिरछी नज़र से विपरीत दिशा में देखा। उसने देखा कि जिमी कॉस्मेटिक्स का साइन बोर्ड पहले से ही लटका हुआ था और प्रवेश द्वार पर एक प्रचार विज्ञापन भी लगा हुआ था। चरण ने कुछ पल देखने से पहले अपनी नज़रें हटा लीं और येरेन डेली केमिकल फैक्ट्री में प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। फैक्ट्री निदेशक के कार्यालय में पहुंचकर उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अध्यक्ष किन, आप यहाँ हैं? किन्यू ने जल्दी से अपना काम रखा और चरण का अभिवादन करने के लिए खड़ी हो गई। चरण ने सिर हिलाया, एक कुर्सी पर बैठ गया और फिर अपने बैकपैक से दस्तावेजों का एक मोटा ढेर निकाला, उन्हें मेज पर रख दिया। यूजी, ये कुछ नए उत्पाद फॉर्मूले हैं जो मैंने संकलित किए हैं। इन्हें अनुसंधान विभाग में ले जाओ और पहले नमूने तैयार करवाओ, फिर उत्पाद की सुरक्षा और प्रभावकारिता के परीक्षण के लिए भेजो। चरण ने दस्तावेजों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा। यह सुनकर किन्यू की आंखें चमक उठीं। येरेन डेली केमिकल फैक्ट्री में बनने वाले सभी उत्पादों में चरण द्वारा दिए गए फॉर्मूले और उत्पादन तकनीकी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया गया है। नए उत्पाद फॉर्मूले का मतलब था ज्यादा पैसा कमाना। ये उत्पाद फॉर्मूले पिछले वाले से थोड़े अलग हैं। चरण ने उसे समझाया, पिछले उत्पाद आरामदायक जीवन स्तर और उससे ऊपर के ग्राहकों के लिए थे। फॉर्मूलों का यह नया बैच निम्न और मध्यम वर्ग के कामकाजी लोगों के लिए है। ये उच्च गुणवत्ता वाले, सस्ते और प्रभावी उत्पाद हैं। हालांकि इन उत्पादों के प्रभाव और कार्य महंगे उत्पादों जितने अच्छे नहीं थे, फिर भी ये समान मूल्य सीमा वाले सामान्य उत्पादों से कहीं बेहतर थे। चरण का मानना था कि एक बार जब ये उत्पाद बाजार में लोकप्रिय हो गए तो इनसे होने वाली कमाई महंगे उत्पादों से कम नहीं होगी। ये सुनते ही किन्यू तुरंत समझ गई। राष्ट्रपति किन, आप निम्न और मध्यम वर्ग के बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं। हाँ, आप इसे अपनी इच्छानुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। उत्पाद तैयार होने के बाद मैं आपको एक प्रचार योजना दूंगा। चरण ने कहा, किफ़ायती उत्पादों को व्यापक रूप से प्रसिद्ध होने के लिए स्वाभाविक रूप से और भी अधिक प्रचार की आवश्यकता होती है। उद्धरण चिन्ह, ठीक है राष्ट्रपति किन, मैं जल्द से जल्द इन व्यवस्थाओं को लागू करूंगा। किन्यू ने तुरंत जवाब दिया। दरअसल वह खुद को चारण के लिए काम करके बहुत खुशकिस्मत समझती थी। आखिरकार उसे तो बस कारखाने के रोजमर्रा के कामों का प्रबंधन करना था। मुख्य विकास निर्देश, उत्पाद सूत्र और विपणन रणनीतियां सब चारण ही संभालते थे। इस मामले पर चर्चा करने के बाद किन्यू ने चारण के लिए समीक्षा हेतु वित्तीय रिपोर्ट लाई। अध्यक्ष किन, ये हमारी फैक्ट्री का पिछली तिमाही का मुनाफा है, कृपया इसे देख लीजिए। येरेन डेली केमिकल के प्रमुख होने के नाते चारण फैक्ट्री के प्रबंधन में शायद ही कभी दखल देते थे। यहाँ तक कि वित्तीय रिपोर्ट भी वह तभी देखते थे जब उन्हें याद आता था। ये कहा जा सकता था कि उन्हें किन्यू पर बहुत भरोसा था। इस बार वित्तीय रिपोर्ट लेकर उसे पलटने के बाद चारण को बहुत आश्चर्य हुआ। पिछली तिमाही की तुलना में मुनाफा लगभग 3 गुना हो गया है। पिछली तिमाही का शुद्ध लाभ 36.8 लाख युआन देखकर चारण बहुत हैरान हुआ। ये ध्यान रखना जरूरी था कि यह सिर्फ हुआंगान काउंटी स्थित येरेन डेली केमिकल फैक्ट्री का मुनाफा था। हाँ,
इस समय हमारे येरेंडेली केमिकल ब्रांड की प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकी है। आसपास के इलाकों से कई साझेदार ऑर्डर देने आए हैं और अनुमान है कि इस तिमाही का शुद्ध लाभ और भी बढ़ेगा। किन यू का स्वर उत्साह और रोमांच से भरा था। जब कंपनी ने पैसा कमाया, फैक्ट्री निदेशक के रूप में उसका बोनस और लाभांश बढ़ेगा, तो वह खुश कैसे न हो सकती थी। बहुत बढ़िया यू जी, आपने फैक्ट्री को चलाने में बहुत मेहनत और लगन से काम किया है। चरण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नए साल पर यहाँ नहीं था और मैंने यूजी को व्यक्तिगत रूप से साल के अंत का कोई उपहार नहीं दिया। चलो अब इसकी भरपाई करते हैं। मैं किसी को यूजी के लिए इनाम के तौर पर एक तियानिक ऐसे एक दिलवा दूंगा। आपको कौन सा रंग पसंद है? क्या तुम मुझे एक तियानिक ऐसे एक दे रहे हो? किन्यू ने खुद की ओर इशारा किया, उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। एक तियानिक ऐसे एक की कीमत 180,000 युआन जितनी होती है। किन्यू ने सचमुच चारण से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं की थी। उसके हैरान भाव देखकर चारण खुद को हंसने से नहीं रोक सका। हमारे येरेंडेली केमिकल फैक्ट्री के प्रभारी व्यक्ति के रूप में यूजी को स्वाभाविक रूप से चलाने के लिए एक अच्छी कार की आवश्यकता होती है। मैं शायद ही कभी फैक्ट्री आता हूं। आप इस जगह को प्रबंधित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मैंने आपके सभी प्रयासों और योगदानों को देखा और याद किया है। मैं अपने अधीनस्थों के साथ कभी भी अनुचित व्यवहार नहीं करूंगा जो मेरे लिए काम करते हैं और मेरे प्रति वफादार हैं। चारण के शब्दों ने किन्यू को गहराई से छू लिया। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं और उसने जल्दी से धन्यवाद में सिर हिलाया। धन्यवाद अध्यक्ष किन। मैं अपनी मूल आकांक्षा पर कायम रहूंगा और आपके लिए येरेंडेली केमिकल का प्रबंधन अच्छी तरह से करता रहूंगा। तो आपको कौन सा रंग पसंद है? मैं आपको फ़ोन करके किसी से इसे आपके पास पहुंचा दूंगा। हम काला, आपकी कार की तरह। राष्ट्रपति किन, मुझे लगता है कि काला बहुत प्रभावशाली और शानदार है। किन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। चरण ने सिर हिलाया, कार्यालय का फ़ोन उधार लिया और तुरंत तियानिक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के कारखाना निदेशक जेंग जिवांग को फ़ोन किया। चरण का फ़ोन प्राप्त करने के बाद जेंग जिवांग का रवैया बहुत सम्मानजनक था। राष्ट्रपति किन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? चरण ने सीधे कहा, क्या गोदाम में कोई कार स्टॉक में है? मुझे 4 लाने में मदद करें, 2 सिल्वर ग्रे और 2 काली। उनमें से एक किन यू के लिए इनाम था और अन्य 3 स्वाभाविक रूप से उनके 3 छोटे चाचाओं के लिए थे। जेंग जिवांग ने तुरंत जवाब दिया, हाँ ठीक है। राष्ट्रपति किन कॉल खत्म करने के बाद चरण ने किन यू को कुछ निर्देश दिए, फिर उठकर जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह कारखाने से बाहर निकला, उसने एक महिला को कारखाने से तिरछे बाहर निकलते देखा। ये हे फैंगशी थी। चरण ने उसे देखा और स्वाभाविक रूप से उसने भी चरण को देखा। उसने अपनी गर्वित ठुड्डी को ऊपर उठाया, चरण पर ठंडी सिसकी दी और सड़क के किनारे खड़ी एक बड़ी लाल तियानिक ऐसे की ओर चली गई। उसके सहायक ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और हे फैंगशी अंदर आ गई। चरण को बेवजह एक ठंडी नज़र से देखा गया और उसने अपनी ठुड्डी को छुआ, थोड़ा अवाक महसूस किया। लाल कार को दूर जाते हुए देखकर चरण के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। चमकदार और आकर्षक लाल रंग की तियानिक ऐसे एक हे फैंगशी जैसी अमीर महिला के लिए वाकई बहुत उपयुक्त थी। अगर उसे पता चलता कि चारण कॉस्मेटिक उत्पादन उपकरणों और उसकी खरीदी हुई कार से पैसे कमा सकता है, तो वह गुस्से से शायद खून थूक देती, है ना? दोपहर में चारण को चाहिए 4 तियानिक ऐसे एक हुआंगान काउंटी पहुंचा दी गईं। चारण ने एक किन यू को दी और बाकी 3 कारें सुपरिवार की दिशा में ले जाई गईं। उसकी अपनी कार सहित कुल 4 तियानिक ऐसे एक ने सड़क पर सबका ध्यान खींचा। आखिरकार इस छोटे से काउंटी में ज्यादा परिवारों के पास निजी कारें नहीं थीं। नई लॉन्च हुई तियानिक ऐसे की तो बात ही छोड़ दीजिए। कई कारें सुपरिवार के प्रवेश द्वार पर रुकीं और सुपरिवार ने शोर सुना और सभी घर से बाहर भागे। चारण को कार से बाहर निकलते देख लीकिंग बहुत हैरान हुआ। जियाओ तियान, यह क्या है? चरण मुस्कुराया और अपने पीछे खड़ी नई कारों की ओर इशारा करते हुए लीकिंग, चंदू और अन्य लोगों से कहा, दादाजी और दादी जी, ये कारें मेरे छोटे चाचाओं के परिवहन के लिए हैं। ये सुनकर सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। एक कार पहले से ही कीमती थी, लेकिन चरण ने एक ही इशारे से 3 दे दी और तीनों उसके अपने परिवार के लिए थीं। सुपरिवार के छोटे चाचाओं ने भी जल्दी से हाथ हिलाया। चरण, यह नहीं चलेगा, हम इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते, ये बहुत कीमती हैं। लीकिंग और चंदू ने भी जल्दी से कहा, ये सही है जियोतियान, हम जानते हैं कि आप पुत्रवत हैं, लेकिन हम वास्तव में ऐसी मूल्यवान चीजें स्वीकार नहीं कर सकते। चरण ने अपना सिर हिलाया, मेरे दिल में आप सभी मेरे अच्छे रिश्तेदार हैं। उसने अपने तीनों छोटे चाचाओं को उपहार स्वीकार करने के लिए मनाने में बहुत मेहनत की। सुपरिवार लालची नहीं था, उन्होंने चरण के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया, इसलिए चरण ने भी उपहार स्वीकार किया। अपने छोटे चाचाओं को कारें स्वीकार करने के लिए मनाने के बाद चरण ने सु मिंग्युआन से पूछा कि शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। सब कुछ लगभग तैयार है, बस दुल्हन को लेने के लिए शादी के दिन का इंतजार है।
सू मिंग्युआन ने उत्साहित भाव से कहा। उसे इतना खुश देखकर चरण मुस्कुराया और बोला, छोटे चाचा, क्या आप जिस छोटी चाची से शादी कर रहे हैं उसका नाम ताओ यून है? सू मिंग्युआन ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। चरण, क्या आप उसे जानते हैं? चरण मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह हाई स्कूल में तियान तियान और मेरे साथ एक ही कक्षा में थी, वह हमारी सहपाठी है। ये सुनकर सू परिवार बहुत हैरान हुआ। ताओ यून सू मिंग्युआन से कुछ साल छोटी थी, लेकिन किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह चरण और प्रिया की हाई स्कूल की सहपाठी होगी। तो जियो तियान, आप और तियान तियान ताओ यून को बेहतर जानते हैं। आप ताओ यून के चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं? ली किंग ने चिंता के साथ बगल से पूछा। ताओ यून ने उनके घर पर 2 बार खाना खाया था और हर कोई उससे काफी संतुष्ट था, लेकिन वे और भी पूछताछ करना चाहते थे। आखिरकार सू मिंग्युआन को पिछली सगाई में काफी धोखा और चोट मिली थी। ताओ यून काफी दयालु और उत्साही है और उसका व्यक्तित्व भी काफी अच्छा है। छोटे चाचा, आप इस बार एक अच्छी लड़की से मिले हैं। चरण ने मुस्कुराते हुए कहा। ताओ यून और झाओ कियान दोनों ही सीधे और सहज स्वभाव के थे। ये वाकई अद्भुत है। ली क्विंग मुस्कुराया। मुझे ये लड़की बस देखकर ही पसंद आ गई और तुम्हारे छोटे चाचा भी उसे बहुत पसंद करते हैं। चूंकि वह तुम्हारी और तियान तियान की सहपाठी भी है, इसलिए इसे हमारे रिश्ते में और भी नज़दीकी माना जा सकता है। ये कैसा संयोग है? सू मिंग्युआन हैरान और खुश था। चरण से यह जानकर कि ताओ यून एक बहुत अच्छा इंसान है, वह स्वाभाविक रूप से शादी का और भी ज्यादा इंतजार कर रहा था। हाँ, तो आपकी शादी के दिन छोटे चाचा, हम पहले ताओ यून को विदा करेंगे और फिर आपकी शादी में शामिल होने के लिए सू परिवार के पास आएंगे। चरण ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस समय तुम बारात के पीछे पीछे दुल्हन के साथ वापस आ सकते हो। चंदू ने बगल से ठहाका लगाते हुए कहा। कुछ देर सभी के बीच बातचीत के बाद चरण अलविदा कहने और जाने के लिए उठा। सू मिंग्युआन ने उसे बाहर तक छोड़ा। छोटे चाचा, मैंने आपके विवाह स्थल को सजाने के लिए फूल तैयार कर लिए हैं। मैं उन्हें आपकी शादी से एक दिन पहले भेज दूंगा। चरण ने उनसे कहा। उसे डर था कि सू मिंग्युआन कहीं उनकी नकल न खरीद ले। चरण, तुम सचमुच बहुत विचारशील हो। सू मिंग्युआन बहुत भावुक हो गया, अंदर से गर्मजोशी महसूस कर रहा था। चरण मुस्कुराया और उसकी ओर हाथ हिलाया। छोटे चाचा, मैं जा रहा हूं। आप जल्दी से अंदर चले जाएं। सू परिवार पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। पुनर्जन्म के बाद चरण ने पारिवारिक स्नेह जैसी चीजों की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। ये सू परिवार ही था जिसने उसे फिर से रिश्तेदारों द्वारा देखभाल किए जाने का एहसास दिलाया। इसलिए जब चरण को योग्यता प्राप्त हो जाती थी तो वह उन्हें 100 गुना, 1000 गुना लौटा देता था। किन परिवार गांव विनीत के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के बाद पावनी और झाओ चेंगवन ने अपना तलाक पूरा कर लिया और उसने अपना घरेलू पंजीकरण वापस ले लिया और लेले के साथ किन परिवार में बस गई। वैसे भी किन झेंगबुओ और काव्या जेल में थे और विनीत मर चुकी थी, इसलिए परिवार में अब कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे नियंत्रित कर सके। गांव वालों ने ये जानते हुए कि उसे उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया है, कई अफवाहें फैलाईं और पावनी को कई ठंडी निगाहों का सामना करना पड़ा। उसके जैसी महिला के लिए 1 साल से बड़े बच्चे को अकेले पालना वाकई मुश्किल था। हालांकि किन दाजी ने लेले को हर महीने बच्चे के भरण पोषण के लिए 20 युआन देने का वादा किया था। ये पैसा मूल रूप से पावनी और उसके बेटे के रहने के खर्च के लिए पर्याप्त था। पावनी को अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट होना चाहिए था, बस इतना ही था। उसका पूर्व पति झाओ चेंगवन अक्सर पावनी को परेशान करने आता था। जब भी वह दुखी होता वह आकर पावनी को कोसता। इससे गांव वाले पावनी को और भी अजीब नजरों से देखने लगे। धीरे धीरे पावनी के मन में भी गुस्सा पनपने लगा। एक बच्चे की मां होने के नाते उसे ये भी डर था कि झाओ चेंगवन एक दिन आकर उसे और लेले को पीटेगा। इसलिए उसने मन बना लिया, वह था अपने लिए एक समर्थक ढूंढना। इस समर्थक के लिए सबसे अच्छा विकल्प स्वाभाविक रूप से लेले के जैविक पिता किन दाजी थे। पवनी चरण से 3 साल बड़ी थी, इस साल सिर्फ 27 साल की और इस समय अपने जीवन के चरम पर थी। हालांकि किन दाजी उससे कुछ साल छोटी थी, पवनी को इसकी परवाह नहीं थी। उनका एक बेटा भी था, अगर वे साथ रह सकें और लेले को साथ मिलकर पाल सकें तो यह एक अच्छी बात होगी। हालांकि पवनी के कुछ करने से पहले ही उसने सुना कि किंदाजी का परिवार उसकी शादी तय कर रहा है। किंदाजी भी इस साल 23 साल का था और उसकी मां का निधन जल्दी हो गया था, इसलिए उसकी दादी बूढ़ी औरत जेंग उसकी शादी तय कर रही थीं। ये खबर सुनते ही पवनी एकदम से चुप नहीं रह सकी। किंदाजी लेले का जैविक पिता था, अगर भविष्य में उसकी शादी हो जाती और बच्चे होते तो वह लेले की परवाह करना छोड़ देता। पवनी बहुत चिंतित हो गई और उसी शाम उसने किंदाजी को किन परिवार में बुलाया। उसने कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और एक बोतल शराब भी खरीदी। जब किंदाजी आया तो पवनी बच्चे को गोद में लिए उसका इंतजार कर रही थी। किंदाजी को आते देख वह जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़ी हुई।
आज पवनी ने खास तरह की पोशाक पहनी थी और वह हमेशा से कहीं ज्यादा खिली खिली लग रही थी। किंदाजी की नज़र 2 पल के लिए पवनी पर टिकी रही, फिर उसकी गोद में मौजूद बच्चे पर पड़ी। पापा, लेले ने उसे देखकर मुस्कुराया और पापा पुकारा। हाल ही में किंदाजी अक्सर उससे मिलने आया था और उसके लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ और बिस्कुट लाया था, इसलिए लेले उसे बहुत पसंद करता था। उसे पापा कहना जाहिर है पवनी ने उसे जानबूझकर सिखाया था। लेले को देखकर किंदाजी मुस्कुराया और उसे पवनी की बाहों से ले लिया। हालांकि जैसे ही उन्होंने उन्हें छुआ, उसे अपनी बाहों में एक कोमल सी अनुभूति हुई। किंदाजी ने अनजाने में पवनी की ओर देखा और उसके गालों पर लालिमा फैल गई। उसने बेचैनी से अपना गला साफ किया और लेले को गोद में लेकर मेज पर बैठ गया। आज इतने सारे व्यंजनों के साथ क्या खास बात है? मेज पर सजे शानदार खाने को देखकर किंदाजी खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। पवनी मुस्कुराई और बोली, कुछ खास नहीं, बस इस दौरान मेरा और लेले का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। उसने किंदाजी के लिए शराब डाली और उसे खाने के लिए कहा। खाते पीते और बातें करते हुए पवनी ने किंदाजी को लेले के बारे में कई दिलचस्प किस्से सुनाए। किंदाजी को बच्चे के अतीत में भी बहुत दिलचस्पी थी और उसने बड़े ध्यान से सुना। खाना रात के 9 बजे तक चला और लेले बहुत देर से सो रहा था। पवनी उसे वापस बिस्तर पर ले गई और उसे रजाई उड़ा दी। किंदाजी ने पवनी को बाहर जाते देखा, फिर खड़े होते हुए लड़खड़ाया। देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। उसने डकार ली और धीरे से अपना सिर हिलाया। पवनी उसके पास आए और उसे पीछे से गले लगा लिया। दाजी, आज रात मत जाना, उसने फुसफुसाते हुए अपने हाथ नीचे सरकाए। किंदाजी के शरीर में आग तुरंत भड़क उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं। पवनी, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मुझे पता है। पवनी ने उसके हाथ छुड़ाए, उसके सामने आए और अपनी बाहें उसके गले में डाल दीं। उसकी नज़रें किंदाजी पर पड़ीं और शर्माते हुए उसने कहा, दाजी, मैं चाहती हूँ कि लेले का एक भरा पूरा परिवार हो और मैं ये भी चाहती हूँ कि घर में एक आदमी हो जो मेरी और लेले की देखभाल और सुरक्षा करे। तो मेरे और बच्चे की खातिर दाजी, कृपया आज रात रुक जाओ। पवनी की बात खत्म होने के बाद वह पंजों के बल खड़ी हुई और किंदाजी को जोर से चूमा, अपने कोमल शरीर का उपयोग करके उसके भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर रहा था। किंदाजी ने आज रात खूब शराब पी थी और अब पवनी द्वारा बेवजह छेड़े जाने के कारण वह पवनी के आकर्षण के आगे तुरंत झुक गया। उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया, पवनी की कमर में हाथ डाला और सीधे अंदर वाले कमरे में चला गया। जल्द ही घर के अंदर से एक पुरुष और एक महिला की मधुर ध्वनि गूंज उठी। अगली सुबह जब किंदाजी उठा तो उसने एक महिला को अपनी बाहों में पाया और उसके दिल में घबराहट हुई। जब उसने साफ देखा कि उसकी बाहों में जो महिला थी वह पवनी थी, तो वह खुद को उसके सिर पर हल्के से थपथपाने से नहीं रोक सका। पवनी ने उसकी हरकत देखी और धीरे से पूछा, क्या तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है? मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर का सूप बनाती हूँ। ठीक है। किंदाजी ने धीरे से सिर हिलाया, जिससे पवनी उठकर रसोई में चली गई। उसने लेले की ओर देखा, जो अभी भी बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, और खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। सच कहूँ तो उसके और पवनी के बीच कोई रोमांटिक लगाव नहीं था, लेकिन ये कहना ज़रूरी था कि उसकी शक्ल, उसका फिगर और बिस्तर में उसका मनमोहक आकर्षण, इन सब ने किंदाजी को बहुत संतुष्ट किया। अब जब वे साथ सो चुके थे तो उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। बस उसे इस मामले में चरण से उसकी राय लेनी थी। आखिरकार किंदाजी चरण के लिए काम करता था और उसे डर था कि अगर वह पवनी के साथ जुड़ गया तो चरण भविष्य में उससे दूरी बना लेगा। इसलिए नाश्ते के बाद किंदाजी गांव की समिति में गया और फ़ोन करके चरण को फ़ोन किया। चरण भी किंदाजी का फ़ोन पाकर हैरान रह गया। दाजी, तुम्हें क्या चाहिए? तियांगे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। किंदाजी ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए अपना सिर खुजलाया। मैं पवनी के साथ सोया था और मैं उससे शादी करके उसे और लेले को एक पूरा परिवार देने की योजना बना रहा हूँ। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता था। किंदाजी और पावनी फिर से साथ हो गए। हाँ, पावनी अब अकेली थी और उसका एक बच्चा भी था, और किंदाजी उसके बेटे का जैविक पिता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जब वह किसी पुरुष की तलाश में होगी तो वह किंदाजी को प्राथमिकता देगी। चरण को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। मौजूदा पावनी उसकी नज़रों में एक अजनबी जैसी थी। किंदाजी का सवाल सुनकर चरण ने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो दाजी। तुम्हें ऐसे मामलों में मेरी राय पूछने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते जब मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कहूँ तो तुम मुझे रोको नहीं। तियांगे, चिंता मत करो, तुम मुझसे जो भी कहोगी मैं उसे तुम्हारे लिए बखूबी संभाल लूँगा। किंदाजी ने तुरंत जवाब दिया। उन 2 एकड़ में तरबूज के पौधे कैसे उग रहे हैं? चरण ने पूछा। वे बहुत अच्छी तरह बढ़ रहे हैं, हरे भरे दिख रहे हैं तियांगे। मैंने कुछ तरबूज के पौधों पर छोटे छोटे पीले फूल खिलते देखे हैं। किंदाजी ने चरण को बताया। ये तरबूज की एक नई किस्म थी जिसे चरण ने विकसित किया था, इसलिए चरण स्वाभाविक रूप से इसके बारे में ज्यादा चिंतित था।
ये सुनकर उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। किंदाजी को तरबूज के खेत की अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया और फिर फोन रख दिया। इस बीच किंदाजी के लौटने के बाद वह पवनी के घर गया। उसने पवनी से सीधे कहा, पवनी, मैं कल रात हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे स्वीकार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करने और अब से तुम्हारी और लेले की जिंदगी का ख्याल रखने को तैयार हूँ। लेकिन एक बात तुम्हें साफ साफ सुननी होगी। ये सुनकर पवनी का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने झट से कहा, दाजी बताओ, मैं सुन रही हूँ। मैं अब तियांगे के लिए काम कर रही हूँ। वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और मैं उसकी हर आज्ञा का पालन करती हूँ और उसके साथ पैसा कमाती हूँ। किंदाजी के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। मुझे नहीं पता कि तुमने तियांगे के साथ पहले क्या किया था और मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। लेकिन अब से तुम मेरी किंदाजी की पत्नी हो और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब से मैं तुम्हें किसी भी तरह से तियांगे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, न ही उसे जरा भी परेशानी पहुंचाने दूंगी। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? ये सुनकर पवनी, हालांकि किंदाजी की चरण के प्रति वफादारी से कुछ हैरान थी, ने जल्दी से सिर हिला दिया। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। दरअसल विनीत की मौत के बाद से पवनी ने चरण का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह अब बहुत डरी हुई है। उसे डर है कि चरण पिछली घटनाओं को याद कर सकता है, पुराने हिसाब किताब निकाल सकता है और उसे परेशान कर सकता है। इसलिए उसके लिए फिर से चरण को परेशान करना असंभव था। ठीक है, तो मेरे द्वारा प्रपोज करने के लिए किसी साथी को ढूंढने का इंतजार करो और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। किंदाजी ने भी पवनी से सीधे कहा। पवनी का डगमगाता दिल आखिरकार शांत हो गया। जब तक वह किंदाजी से शादी करती है, वह कम से कम एक स्थिर जीवन जी सकेगी, अच्छा खाना और अच्छे कपड़े पहन सकेगी। अगर झाओ चेंगवन उसे फिर से परेशान करना चाहे तो कोई उसकी रक्षा करेगा। पवनी अब इसी के लिए बेताब थी। 6 मई, तीसरे चंद्र मास का 28वां दिन, विवाह के लिए एक शुभ दिन था। उस दिन सुबह सुबह चरण प्रिया को लेकर ताओ युन के घर गया। आज ताओ युन का सबसे बड़ा दिन था, सू मिंग्युआन से शादी। चरण और प्रिया को पहले ताओ युन को विदा करना था और फिर सू परिवार के पास विवाह समारोह में जाना था। आज ताओ युन ने एक अति सुंदर और खूबसूरत विवाह पोशाक पहनी थी, जिसे प्रिया ने खुद डिजाइन किया था और स्वीट हार्ट फैशन फैक्ट्री ने ओवरटाइम काम करके ताओ युन के लिए विशेष रूप से तैयार किया था। आखिरकार ताओ युन प्रिया ही तो थी, कि अच्छी दोस्त थी, और जिससे वह शादी कर रही थी वह चरण का छोटा चाचा था। प्रिया अभी भी अपनी शादी को बहुत महत्व देती थी। ताओ युन के चेहरे से समृद्धि और शांति झलक रही थी। अपने उत्तम शादी के परिधान में हल्के मेकअप के साथ वह और भी सुंदर और आकर्षक लग रही थी। इस समय सू परिवार की स्वागत पार्टी अभी तक नहीं आई थी, इसलिए वह कमरे में बैठकर प्रिया और झाओ कियान के साथ बातें करने लगी। तियान तियान, कियान कियान, मुझे क्या करना चाहिए? मैं थोड़ी घबरा रही हूँ। ताओ यू ने अपनी 2 अच्छी दोस्तों का हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर एक लाली आ गई। प्रिया और झाओ कियान उसका शर्मीला रूप देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। ये ठीक है, आराम करो। हर कोई अपनी शादी के दिन इस दौर से गुजरता है, जियो यूं, और हम यहाँ तुम्हारे साथ हैं। झाओ कियान ने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा देते हुए कहा। प्रिया भी मुस्कुराए और बोली, मुझे लगता है कि छोटे चाचा की पत्नी अधीर हो रही है। चिंता मत करो, छोटे चाचा जल्द ही यहाँ होंगे। तियान तियान टिल्ड। प्रिया को उसे चिढ़ाते देख ताओ यू के गाल और भी लाल हो गए। जैसे ही वे बातें करते और हंसते थे, उन्होंने बाहर पटाखों की आवाज सुनी और सुना, बर्ड्स पेइंग होमेज टू द फीनिक्स बजा रहा था। स्वागत पार्टी यहाँ है। झाओ कियान खिड़की की ओर झुकी, बाहर की ओर देखा और फिर ताओ यू और प्रिया की ओर मुड़ी। ये सुनकर ताओ यू और भी घबरा गई। प्रिया उसके कान के पास झुकी और मुस्कुराते हुए फुसफुसाई, घबराओ मत, आज तुम सबसे सुंदर दुल्हन हो। छोटे चाचा निश्चित रूप से एक पल के लिए दंग रह जाएंगे। ताओ यून को देखकर, जो आज असाधारण रूप से सुंदर थी, वह वास्तव में थोड़ा स्तब्ध था, जैसा कि प्रिया ने कहा था। ये चरण ही था जिसने उसकी पीठ थपथपाई, जिससे सू मिंग्युआन होश में आया। उसने जल्दी से अपना गला साफ किया और ताओ यून की ओर हाथ बढ़ाया। जियाओ यून, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता को अलविदा कहने ले चलूंगा। ताओ यून ने धीरे से सिर हिलाया। उसका चेहरा लाल था और उसने उसे अपना हाथ दिया। सू मिंग्युआन ने ताओ यून का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर चली गई। बाकी सभी भी दूल्हा दुल्हन के नक्शे कदम पर चलते हुए बाहर निकल आए। चरण प्रिया को सहारा देते हुए उनके पास गया और उनके पीछे बाहर चला गया। प्रिया अब 7 महीने की गर्भवती थी और चरण उसे भीड़ में दबने नहीं देना चाहता था। दोनों पीछे पीछे चले और बाहर निकलने के बाद उन्होंने सू मिंग्युआन और ताओ यू को ताओ यू के माता पिता को विदाई देते देखा। दहेज ले जाने के बाद सू मिंग्युआन ताओ यू के साथ जाने के लिए तैयार थी। भीड़ में दियासलाई बनाने वाला शादी की मिठाइयां और भाग्यशाली धन बिखेर रहा था। चरण और अन्य लोग पीछे पीछे चले। चरण ने ध्यान से प्रिया की रक्षा की। आज सू परिवार बारात के लिए कुल 4 कारों और दहेज ले जाने के लिए एक छोटे ट्रक के साथ दुल्हन को लेने आया था।
बारात के लिए शादी की कारों को फूलों से असाधारण रूप से खूबसूरती से सजाया गया था और यहाँ तक कि ताओ यू भी उन्हें कुछ बार देखने से खुद को रोक नहीं सका। सू परिवार के भव्य प्रदर्शन ने ताओ यू के रिश्तेदारों और दोस्तों की आंखें खोल दी। सभी ने कहा कि ताओ यू ने एक वांछनीय पति से शादी की है और अब से आशीर्वाद के घोंसले में गिर जाएगी। एक बार जब गाड़ियों का काफिला तैयार हो गया तो पटाखों और खुशनुमा संगीत की ध्वनि के बीच बारात गाते बजाते सू परिवार की दिशा में चल पड़ी। चरण और प्रिया कार में बैठ गए। सड़क के दोनों ओर कई दर्शक खड़े थे। आखिरकार एक साथ इतनी सारी गाड़ियों को बारात में जाते देखना बहुत दुर्लभ था। सू परिवार कंजूस नहीं था। सड़क पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उन्होंने ढेर सारी शादी की मिठाइयां और भाग्यशाली पैसे भी बिखेरे जिससे सभी लोग खुशी में शरीक हो सकें। ताओ परिवार से सू परिवार की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। जल्द ही बारात सू परिवार के पास लौट आए। सू मिंग्युआन कार से बाहर निकली और ताओ यून को उतरने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। अंदर जाने पर उन्होंने फूलों और गुब्बारों से सजे आंगन के द्वार को देखा। सू मिंग्युआन ने उसे देखकर मुस्कुराए और ताओ यून का हाथ पकड़कर आंगन में चली गई। चरण और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चले। आज सू परिवार को असाधारण रूप से उत्सवपूर्ण ढंग से सजाया गया था। बड़े बड़े लाल लालटेन, डबल हैप्पीनेस कैरेक्टर, गुब्बारे और फूलों से सजे आंगन ने इसे असाधारण रूप से भव्य बना दिया था। कितना सुंदर! इतना सुंदर विवाह स्थल देखकर प्रिया खुद को रोक नहीं पाए। ये सुनकर चरण का दिल भर आया। जब उसकी और प्रिया की शादी हुई थी तब उनके हालात आज जितने अच्छे नहीं थे और उनकी शादी अपेक्षाकृत साधारण थी। लेकिन वह जानता था कि हर लड़की एक भव्य और रोमांटिक शादी की चाहत रखती है। इसलिए चरण ने मन ही मन सोचा, शायद प्रिया के बाद जन्म देती है और ठीक हो जाती है तो उन्हें एक और शादी करनी चाहिए। अपनी पत्नी को खुश करने के अलावा किसी और कारण से नहीं, यह इसके लायक होगा। सू परिवार ने नई दुल्हन का स्वागत करने के बाद तुरंत शादी समारोह आयोजित किया। उनके आसपास के रिश्तेदारों और दोस्तों ने नए जोड़े को अपना आशीर्वाद दिया। जब चरण और प्रिया समारोह देख रहे थे, लू हुई उनके पीछे आए और चरण के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। ये सुनकर चरण ने एक भान उठाए। लू हुई को सिर हिलाकर वह प्रिया की ओर मुड़ा। तियान तियान, दरवाजे के बाहर कुछ है जिसे मुझे संभालने की जरूरत है। मैं सिस्टर झांग कियान और झाओ कियान को तुम्हारे साथ रहने के लिए कहूंगा। प्रिया ने यह सुनकर जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, मैं इधर उधर नहीं भागूंगी। मैं आज्ञाकारी रूप से यहीं रहूंगी। वह जानती थी कि चरण उसके बारे में चिंतित था। चरण सू परिवार के आंगन के गेट से बाहर निकला और सू परिवार के आंगन की दीवार के पास पहुंचा। वहां झू मिंगक्सिया और चेन युवानकियू एक महिला को पकड़े हुए थे। यह महिला रोहानी थी जिसकी सू मिंग्युआन से सगाई हो चुकी थी। रोहानी पहले ही अपने पुराने प्रेमी के बच्चे से गर्भवती हो चुकी थी, लेकिन उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। इसलिए उसने सू मिंग्युआन को ढूंढने की कोशिश की। हालांकि चरण की मौजूदगी में शादी सफलतापूर्वक टूट गई, जिससे सू परिवार को रोहानी का असली रूप देखने का मौका मिल गया। अब सू मिंग्युआन की शादी ताओ यून से हो चुकी थी और यह रोहानी यहाँ आई थी, जाहिर तौर पर बुरे इरादों से। अभी अभी वह यहाँ घात लगाए बैठी थी, यहाँ तक कि सू परिवार में घुसने की कोशिश भी कर रही थी। चुनशिया कियू डोंग के समूह ने उसे देखा और सबसे पहले उसे रोका। इस समय उसने चरण और बाकी लोगों को गुस्से से घूरते हुए पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम सू परिवार के पास क्यों आए हो? चरण ने झो मिंगक्सिया और चेन युवानकियू को उसे छोड़ने का इशारा किया और पूछा। रोहानी ने चरण की बातें सुनी तो उसने आंखें घुमाई और मुंह बनाया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्यों आई हूं? खैर, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रही, मैं सू मिंग्युआन से मिलना चाहती हूं। तुम उसकी शादी बर्बाद करना चाहती हो। चरण का चेहरा काला पड़ गया और रोहानी की ओर उसकी नजरें बेरहम हो गईं। नहीं, मैं बस उससे कुछ कहना चाहती हूं। रोहानी ने तुरंत मना कर दिया। चरण को उसकी बकवास पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें काली पड़ गईं और उसने सामने खड़ी औरत की तरफ देखते हुए कहा, उसे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जाओ और किसी की शादी बर्बाद करने के बारे में मत सोचो। उसे इतना सीधा बोलते देख रोहानी के चेहरे पर बेहद भद्दा भाव आ गया। सू मिंग्युआन के लिए तुम कौन हो? तुम सच में दूसरों के काम में दखलंदाजी कर रही हो? उसके लिए फैसले लेने की तुम्हारी बारी कब है? मुझे उसे बाहर निकालने में मदद करो। मैं बस उससे कुछ कहूंगी और चली जाऊंगी। चरण ने उसे परेशान होते देखा और समझ गया कि इस औरत के अभी भी कुछ छिपे हुए इरादे हैं। उसने रोहानी की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम सच में तब तक हार नहीं मानोगी जब तक तुम दीवार से नहीं टकरा जाती। ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। ये कहकर वह मुड़ा और सू परिवार के घर वापस चला गया। सू मिंग्युआन और ताओ यून पहले ही शादी की रस्में पूरी कर चुके थे और दुल्हन को वापस दुल्हन के कमरे में भेज दिया गया था। सू मिंग्युआन आंगन में मेहमानों का अभिवादन कर रही थी। चरण वहां गया, उसे ढूंढा और उसे रोहानी के बारे में बताया। रोहानी का नाम सुनते ही सू मिंग्युआन की आंखों में घृणा के भाव उभर आए।
कितनी घिनौनी औरत है, इतनी हिम्मत भी कर रही है कि मुझे ढूंढने आए है। चरण ने कंधे उचका दिए, उसके चेहरे पर बेबसी के भाव थे। जाहिर है वो बेशर्म औरत है। छोटे चाचा, तुम्हें इसे ठीक से संभालना होगा, वरना अगर छोटे चाचा की बीवी नाराज हो गई तो आज रात तुम्हें बिस्तर पर सोने नहीं दिया जाएगा। सू मिंग्युआन थोड़ा बेबस हो गया जब उसने चरण को उसे चिढ़ाते देखा। चलो, मैं उसे चेतावनी देता हूँ। वह चरण के पीछे पीछे सू परिवार के आंगन की दीवार के पास वाली गली में लौट आया। जब रोहानी ने सू मिंग्युआन को आते देखा तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। मिंग्युआन, तुम यहाँ हो। मेरे दिल में कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। उसने चरण और वहां खड़े दूसरे लोगों की तरफ देखा, उन्हें बहुत बुरा लगा। सू मिंग्युआन का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, रोहानी। हमारी सगाई बहुत पहले टूट चुकी है और अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम्हें जरा भी शर्म है तो तुम मुझे फिर कभी परेशान नहीं करना। ये सुनकर रोहानी के चेहरे के भाव बदल गए और वह थोड़ी नाराज हो गई। मिंग्युआन, मुझे पता है कि तुम्हें धोखा देना मेरी गलती थी, लेकिन उस समय मुझे मजबूर होना पड़ा था। रोहानी की आंखों में आंसू आ गए और सू मिंग्युआन की ओर उसकी नज़र गहरे स्नेह से भरी थी। इतने लंबे समय तक तुमसे दूर रहने के बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ, मिंग्युआन। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं? उफ! सू मिंग्युआन ने इतनी घृणा से भरा हुआ होने का नाटक किया कि उसे उल्टी आने लगी। उसका चेहरा तिरस्कार और घृणा से भरा हुआ था। रोहानी, तुम सच में घिनौनी हो। तुम्हें देखते ही मुझे उल्टी आने लगती है। जितना हो सके मुझसे दूर हो जाओ। सू मिंग्युआन ने बिना किसी विनम्रता के बात की। रोहानी के प्रति अपनी घृणा बिल्कुल भी नहीं छिपाई। वह लगभग एक पाटसी बन चुका था, व्यभिचारी बनने की कगार पर। सौभाग्य से चरण ने उसे याद दिलाया था, जिससे उसे रोहानी का असली रूप देखने का मौका मिला। मिंग्युआन। रोहानी ने सू मिंग्युआन से इतनी बेरहम और निर्दयी होने की उम्मीद नहीं की थी और वह तुरंत रोने लगी। इस खुशी के दिन उसका यहाँ रोना न केवल सू मिंग्युआन को बल्कि चरण को भी परेशान कर रहा था। उसे यहाँ से निकाल दो। अगर वह दोबारा आने की हिम्मत करती है तो हर बार आने पर उसे पीटना। चरण की आंखें तेजी से चमक उठीं और रोहानी की ओर उसकी निगाह ने एक चेतावनी दी। रोहानी को चरण से उम्मीद नहीं थी, इतना खतरनाक, और वह तुरंत चौंक गई। तुम क्या करना चाहती हो? झोउ मिंगक्सिया और चेन युवानकियू को अपना हाथ पकड़ने के लिए आते देख उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। दफा हो जाओ। सू मिंग्युआन भी उसके लगातार परेशान करने से डर गई और सीधे बोली, अगर तुमने मुझे फिर से ढूंढने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कुत्तों से कटवा दूंगी। रोहानी ने उसकी धमकी भरी बातें सुनी और तुरंत आज्ञाकारी होकर अपना मुंह बंद कर लिया। अगर उसे सचमुच कुत्ते ने काट लिया होता तो उसके पास शिकायत करने के लिए कोई जगह नहीं होती। उसने सू मिंग्युआन को नाराजगी से घूरा, फिर उसके पैर ऐसे हिले जैसे उसमें चिकनाई लगी हो और वह तेजी से वहां से चली गई। चरण ने लू हुई को निर्देश दिया कि वह किसी को रोहानी की हाल की गतिविधियों की जांच करने और यह पता लगाने के लिए भेजे कि वह अचानक फिर से सू मिंग्युआन को ढूंढने क्यों आए है। लू हुई ने सिर हिलाया और लियू जियानचुन को चुपके से रोहानी के पीछे जाने को कहा। चरण, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। सू मिंग्युआन ने जल्दी से चरण को धन्यवाद दिया। हालांकि मेरे और इस महिला के बीच कुछ भी नहीं है, मुझे डर था कि वह इस खुशी के दिन एक तमाशा खड़ा करेगी और जियो यून को परेशान करेगी। चरण मुस्कुराया और कहा, मुझे यही करना चाहिए। आप मेरे छोटे चाचा हैं और छोटे चाचा की पत्नी भी मेरी और तियान तियान की सहपाठी है। मैं आप पर ऐसी मुसीबतें आते कैसे देख सकता था। मुझे उम्मीद है कि वह खुद को संभाल लेगी और भविष्य में फिर कभी नहीं आएगी। सू मिंग्युआन और चरण मेहमानों का अभिवादन करते हुए साथ साथ आंगन में चले गए। दोपहर 12 बजे शादी का भोज आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। चरण, प्रिया, झाओ कियान, ताओ युन और अन्य लोग एक ही मेज पर बैठे थे, सिवाय ताओ युन के, जो नई दुल्हन थी। रिश्तेदारों को टोस्ट करने के लिए सू मिंग्युआन के साथ गई थी। सू परिवार के तीनों भाई मेहमानों को विदा करने के लिए दरवाजे पर खड़े थे। इस बीच चरण अपने नाना नानी से बातें कर रहा था। प्रिया और झाओ कियान दोनों ही ताओ युन के साथ थे। दोपहर 4 बजे तक चरण प्रिया को लेकर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सू मिंग्युआन और ताओ युन उन्हें विदा करने के लिए साथ आए। छोटे चाचा की पत्नी, जल्दी से अंदर आ जाओ। चरण ने उन दोनों को हाथ हिलाकर इशारा किया और प्रिया को कार में बिठाया। सू मिंग्युआन और ताओ युन ने उन्हें कार से जाते हुए देखा और फिर वापस अंदर चले गए। सू मिंग्युआन की शादी में भाग लेने के बाद चरण ने फुयुआन के लिए नौकरों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार प्रिया को 3 महीने से भी कम समय में बच्चे को जन्म देना था। उस समय वे फुयुआन में बसने वाले थे और उन्हें अपने दैनिक जीवन की देखभाल और फुयुआन के प्रबंधन में मदद के लिए लोगों की आवश्यकता थी। सबसे पहले एक हाउसकीपर को नियुक्त करना आवश्यक था। हाउसकीपर को नियुक्त करने के बाद वे उसे काम सौंप सकते थे और उसके बाद के काम की व्यवस्था हाउसकीपर द्वारा की जा सकती थी।
हुआंगान काउंटी जैसे छोटे काउंटी शहर में एक अच्छा हाउसकीपर नियुक्त करना अपेक्षाकृत कठिन था। पैसा होने पर भी एक संतोषजनक हाउसकीपर ढूंढना आसान नहीं था। जब चरण की शिष्या झांग जिनिंग को उसकी परेशानियों का पता चला तो उसने झट से कहा, गुरुजी, चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक बटलर रखने में मदद कर दूंगी। वह निश्चित रूप से बहुत पेशेवर होगा और मैं गारंटी देती हूं कि आप संतुष्ट होंगे। उसकी बातें सुनकर चरण की आंखें चमक उठीं। दरअसल झांग जिनिंग का पालन पोषण आम लोगों से अलग था। वह काफी घूम चुकी थी, जानकार थी और उसके संपर्कों का एक बड़ा नेटवर्क था। ठीक है जिनिंग, मैं यह मामला आप पर छोड़ती हूँ। कृपया मुझे एक बटलर रखने में मदद करें। कोई बात नहीं गुरुजी, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, झांग जिनिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विक्रम के साथ उसकी शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, इसलिए झांग जिनिंग को जल्द ही हाई सिटी लौटना था। वह वापस जाना चाहती थी और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताना चाहती थी। आखिरकार एक बार शादी करके जियांग सिटी चली जाने के बाद वह अपने मायके से हजारों मील दूर हो जाएगी और वहां जाना उतना सुविधाजनक नहीं होगा। जिस दिन झांग जिनिंग जियांग सिटी से रवाना हुई, विक्रम ने खुद उसे रेलवे स्टेशन पर विदा किया। ट्रेन को आते देख विक्रम की आंखें अनिच्छा से भर गईं। जिनिंग, काश समय हमारी शादी से कुछ दिन पहले तक तेजी से आगे बढ़ जाता ताकि मैं तुम्हें जल्दी देख पाता। ज्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 1 महीना। झांग जिनिंग ने विक्रम को देखकर मुस्कुराया, अपने पंजों के बल खड़ी हुई और विक्रम के गाल पर चुंबन किया। विक्रम, मैं जा रही हूँ, हर दिन मेरे बारे में सोचना याद रखना। विक्रम ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और जोर से सिर हिलाया। मैं हर समय तुम्हारे बारे में सोचूंगा जिनिंग। घर पहुंचते ही मुझे फोन करना याद रखना। मैं अब से हर दिन तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। हम झांग जिनिंग की आंखें भर आईं। उसने विक्रम को धक्का दिया, अनिच्छा से उसे अलविदा कहा और अपना सूटकेस लेकर ट्रेन में चढ़ गई। विक्रम ने ट्रेन को चलते देखा और उसके आंखों से ओझल होने के बाद ही अनिच्छा से मुड़ी। रोहानी ने एक लड़की को जन्म दिया है और वह छोटे चाचा को परेशान कर रही है। हो सकता है वह अपनी बेटी के लिए पिता ढूंढ रही हो। चारण ने सू मिंग्युआन को फोन किया और उसे लियू जियांचुन द्वारा जांची गई स्थिति के बारे में बताया। रोहानी ने अपनी सगाई टूटने के बाद गर्भपात नहीं कराया था, क्योंकि अगर उसने गर्भपात करवाया तो शायद वह फिर कभी गर्भवती न हो पाए। इसलिए सगाई टूटने के बाद भी सू मिंग्युआन ने दांत पीसते हुए गर्भावस्था जारी रखी, जब तक कि हाल ही में उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया। जन्म देने के कुछ समय बाद ही रोहानी सू मिंग्युआन की शादी की खबर सुनकर वह जल्दी से उसके पास गई और देखने लगी कि क्या वह सू मिंग्युआन के साथ फिर से जुड़ सकती है। अगर सू मिंग्युआन के मन में अब भी उसके लिए कुछ पुरानी भावनाएं हैं तो शायद वे अपने रिश्ते को फिर से जीवंत कर सकें। रोहानी की यही योजना थी, लेकिन सू मिंग्युआन के यहाँ उसके आने की खबर चरण को लग गई, जिससे तुरंत ही कोई अफरा तफरी टल गई। आखिरकार अगर उसने शादी में कोई हंगामा किया तो इसका असर सू परिवार और दुल्हन के मूड पर भी पड़ेगा। चरण की बातें सुनकर सू मिंग्युआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अच्छा खेल खेल रही है, उसे शायद मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ। उसे बहुत खुशी हुई कि उसने उस समय रोहानी से सगाई तोड़ दी थी। वह बिना शादी के गर्भवती हो गई और उसका एक बच्चा हुआ, जिसका पालन पोषण वह अपने मायके में कर रही है। उसके परिवार को भी ये पसंद नहीं है, इसलिए रोहानी उसकी शादी करवाने के लिए बेताब है। चरण ने कहा, हे वह जिसे चाहे ढूंढ सकती है, बशर्ते वह मुझे ढूंढने न आए। सू मिंग्युआन ने गुस्से से कहा, अब जब छोटे चाचा आप शादीशुदा हैं और हमने उसे चेतावनी दे दी है तो शायद वह अब आपको ढूंढने की हिम्मत नहीं करेगी। चरण ने कहा, यह अच्छी बात है। अगर उसने दोबारा आने की हिम्मत की तो मैं सचमुच कुत्तों से उसे कटवा दूंगा। सू मिंग्युआन को रोहानी के प्रति केवल घृणा और झुंझलाहट महसूस हुई, इसलिए उसने बिना किसी विनम्रता के कहा, हाँ छोटे चाचा, यह एक अच्छा विचार है। चरण ने उससे बात खत्म करने के बाद रसोई में खाना बनाने के लिए उठ खड़ा हुआ। प्रिया के गर्भ में रहते हुए चरण ने ज्यादातर खाना बनाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके व्यंजन सुगंधित, स्वादिष्ट, लजीज और पौष्टिक रूप से संतुलित होते थे। वे प्रिया और गर्भस्थ शिशु की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकते थे। झांग जिनिंग के हाई सिटी लौटने के बाद उसने जल्दी से चरण के लिए एक अच्छा बटलर ढूंढ लिया। उसने उस व्यक्ति को छोटे आंगन का पता दिया और उसे चरण को ढूंढने आने को कहा। कुछ दिनों बाद 40 साल के एक व्यक्ति वांग रेनजोंग चरण से मिलने आए। नमस्ते मिस्टर किन, मैं वही व्यक्ति हूं जिसका परिचय मिस झांग जिनिंग ने कराया था और बटलर के पद के लिए आवेदन करने आया हूं। वांग रेनजोंग ने विनम्रता से चरण से हाथ मिलाया और अपना परिचय दिया। नमस्ते मिस्टर वांग, आइए अंदर चलकर बैठते हैं। चरण ने उन्हें मुख्य हॉल में आमंत्रित किया। कुछ देर बातचीत करने के बाद चारण ने वांग रेनजोंग से कई सवाल पूछे। उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते समय उसकी प्रतिक्रिया क्षमता और उससे निपटने के तरीकों का निरीक्षण किया। ये कहना जरूरी था कि जिस व्यक्ति को झांग जिनिंग ने ढूंढने में मदद की
वह वाकई बहुत विश्वसनीय था। वांग रेनजोंग से बात करने के बाद चरण उससे बहुत संतुष्ट हुआ। श्रीमान वांग, आपने साक्षात्कार पास कर लिया है। मैं आधिकारिक तौर पर आपको हमारे फुयुआन के बटलर के रूप में नियुक्त करता हूँ। बटलर वांग, अब से मैं आप पर भरोसा करूंगा। वांग रेनजोंग जल्दी से उठे और अपने दोनों हाथों को बगल में रखकर सम्मानपूर्वक झुके। जी हाँ महोदय, मैं आपके और महोदया के लिए फुयुआन को अच्छी तरह से प्रबंधित करने की पूरी कोशिश करूंगा। चरण ने सिर हिलाया और प्रिया को समझाने के बाद वह खुद बटलर वांग को फुयुआन ले गया। जल्द ही वे फुयुआन पहुंच गए। पहली बार फुयुआन का दौरा करते हुए बटलर वांग ने भी वहां के वातावरण की प्रशंसा की। भविष्य में वहां काम करने के बारे में सोचते हुए उनके दिल में उत्सुकता की भावना जाग उठी। चरण ने बटलर वांग को बगीचे में घुमाया ताकि उसे माहौल से परिचित कराया जा सके और फिर उससे कहा, इस बगीचे का जीर्णोद्धार हो चुका है और मैं जुलाई में यहाँ रहने की योजना बना रहा हूँ। बटलर वांग, अब आपको इस बगीचे की देखभाल और मेरे और मेरी पत्नी के दैनिक जीवन का ध्यान रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को नियुक्त करने में मेरी मदद करनी होगी। चरण ने वांग रेनजोंग को अपनी ज़रूरतें बताईं। वांग रेनजोंग ने झट से सिर हिलाया, ठीक है, मैं समझ गया महोदय। मैं जल्द से जल्द आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। चरण ने फुयुआन की सारी चाबियां बटलर वांग को सौंप दी और रोजमर्रा के खर्चों, नौकरों की नियुक्ति और बगीचे के रखरखाव के लिए कुछ पैसे छोड़ दिए। ओह, और मेरे पास प्रशिक्षित अंगरक्षकों का एक समूह है। मैं उन्हें बाद में यहाँ रहने दूंगा। बटलर वांग, कृपया उनके भोजन, कपड़े, आवास और परिवहन की व्यवस्था करें। चरण को उन किशोरों के समूह की याद आई जो अभी भी प्रशिक्षण ले रहे थे और उसने बटलर वांग से कहा, अब जब फुयुआन बन चुका है तो वह उन किशोरों को पहले यहाँ रहने दे सकता है ताकि वे माहौल से परिचित हो सकें। भविष्य में उन्हें फुयुआन की सुरक्षा का भी काम करना होगा। समझ गए सर। बटलर वांग ने तुरंत जवाब में सिर हिलाया। चारण के निर्देश देने के बाद वह लू हुई के साथ चला गया। फुयुआन पहुंचकर बटलर वांग ने भी अपना काम शुरू कर दिया। पहला कदम जाहिर है नौकरों को काम पर रखना था। आखिरकार इतने बड़े बगीचे में अगर उसे सब कुछ खुद ही करना पड़े तो वह थक जाएगा। श्री चारण, आपके पिता किन झेंगबुओ नानचेंग जेल में बीमार पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि वह आपसे मिलना चाहते हैं। नानचेंग जेल के जेल प्रहरी ने चारण को स्थिति समझाने के लिए बुलाया। चरण, ये खबर सुनकर उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिरकार एक प्रतिशोधी व्यक्ति होने के नाते उसने जेल में कई कैदियों को रिश्वत देकर किन झेंगबुओ और काव्या के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। उसने उनकी जेल की जिंदगी को रंगीन बना दिया था। शायद इतने लंबे समय तक यातना सहने के बाद किन झेंगबुओ अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।